Hello students, good morning. Welcome back to the world of mathematics. मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. This is Mahendra Sanghani and you are watching my channel Math is Everywhere. So today we are going to start with the new chapter which is determinant, chapter number 4 in NCERT board. Okay, in CBSE board you are getting this kind of marking system. You will find one question for 6 marks and one question as a MCQ. Mostly they are asking. In Gujarat board they are asking one question for 4 marks and 3 MCQ they are asking. In Gujket most probably 3 MCQs they are asking from this chapter, and in JEE almost every time they are asking 1 MCQs. So this is what the marking system from CBSE board also, and from Gujarat board also you are getting 7 marks from this chapter. So it is also one of the important chapter we can say. Okay, so this is what the marking system for every board, and Gujket and JEE kind of entrance examination. So let us start with the definition of determinant. For all square matrix, first of all determinant उसी का फाइंड किया जाता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो. ठीक है, अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन हो सकता है? तो जो मैट्रिक्स है वो सभी मैट्रिक्स की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि भाई बहुत सारे नंबर है उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल दिए तो वो जो भी अरेंजमेंट है उसको मैट्रिक्स बोलते थे. बराबर, तो वो मैट्रिक्स की जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में सभी बहुत सारे नंबर है वो मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को हम डिटरमिनेंट बोलेंगे. एज यू कैन सी फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर. कभी भी कोई भी एक मैट्रिक्स हो तो उसके लिए एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, और वो नंबर को हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, और वो नंबर रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. एज यू कैन सी सपोज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2/2, सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स के एसोसिएटेड क्या नंबर हो सकता है? डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज व्हाट? दिस वन. ये बस बॉक्स को चेंज करके 2 लाइन, ऐसे 2 लाइन में वो सब नंबर को लिख लो, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा डिटरमिनेंट, है ना. मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में लिखने में क्या फ़र्क है? इसमें बॉक्स में लिखते थे, इसमें हम 2 लाइन के बीच में लिखेंगे. ठीक है, मैट्रिक्स को सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स ए ऐसा देते थे, डिटरमिनेंट में हम ऐसे देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. मतलब उसका सिंबल क्या हो गया? देखो, फॉर मैट्रिक्स ए दिस वन इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसी को हम बोलेंगे सिंबल, है ना. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए. एज यू कैन सी डिटरमिनेंट ऑफ ए, और दिस इज ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट इट कैन नॉट बी रीड एज मॉड्यूलस ऑफ ए, है ना. ये खास ध्यान रखना, मैं भी कभी कभी गलती कर दूंगा आगे, है ना. कभी कभी मैं भी बोल दूंगा ये मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसा बोल दूंगा, बट इट इज नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ये सिंबल है वो डिटरमिनेंट का है, मॉड्यूलस का नहीं है. इट मीन्स कि कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, समझ लो डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 आती है, तो ऐसा मत बोल देना कि भाई ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस आ गया. ऐसा सोच के कि ये तो मॉड्यूलस है ना, ए का मॉड्यूलस तो -5 हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल केस आ गया, ऐसा नहीं है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना. इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट ए कैन बी पॉसिबल एज अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फिर नेगेटिव तो आ ही सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, तो फिर नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है ना. सो फॉर एनी मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ए दिस सिंबल इज रीड एज, ये जो सिंबल है ना उसको रीड कैसे किया जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो रेड अक्षर में लिखा है ना वही. इसको कभी भी मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसा रीड नहीं किया जाता. ठीक है, एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट. बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो उसी का ही हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड डिटरमिनेंट फॉर एनी अदर, नन अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल होगा नहीं. ठीक है, फॉर एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और वी कैन से नन अनदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन नॉट फाइंड डिटरमिनेंट ऑलवेज. ओके,
नाउ लेट्स हैव डिटर्मिनेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। कितने तरह के ऑर्डर के डिफरेंट डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो मैं लिख दूं पहले यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि मैंने बोला ना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं, या तो 1 क्रॉस 1, या फिर 2 क्रॉस 2, या फिर 3 क्रॉस 3, या फिर 4 क्रॉस 4, या 5 क्रॉस 5, ऐसे तो चलता ही जाएगा ना। वैसे आपके बोर्ड में एनसीईआरटी में ये तो वैसे ठीक है, चलो इसमें तो कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, ये 3 ही है, यहाँ से लेके आगे जो भी है वो सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म जो है वो एनसीईआरटी के बोर्ड में नहीं है। अल्दो उसके क्वेश्चन में भी जेडबलई में या फिर किसी और बोर्ड में, मतलब किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकते। और इसकी जो कैलकुलेशन की मेथड है वो इसके जैसी ही है, 1/1, 2/2 एंड 3/3 के जैसी ही है। स्पेशली 3/3 को अगर आप एक बार सीख गए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप 4/4 को भी कर पाओगे, मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन 4/4 के वो लोग जो देते हैं ना वो शॉर्टकट में हो जाए ऐसे देते हैं, क्योंकि वैसे डायरेक्टली आप जो थियोरेटिकल मेथड है, जो 3/3 की थियोरेटिकल मेथड है, वही अगर 4/4 में अप्लाई करने जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम वेरी लेंथी। इसीलिए वो एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बोर्ड में ये सब 4/4 और 5/5 वाले डिटर्मिनेंट नहीं रखे हैं। बट अगर अल्दो दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर 4/4 और 5/5 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, देन वो बहुत ही लेंथी हो जाता है प्रोसीजर। तो वो मे भी कोई शॉर्टकट वाले क्वेश्चन होंगे, उसके फॉर्म से अगर आंसर आता है तो बन जाता होगा, है ना। और शॉर्टकट या फिर जो नोट्स है हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, और नोट्स में आगे लिखवाऊंगा क्या क्या है नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इसकी बात करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो अगर A इक्वल टू दिए बॉक्स में सिंगलटन मैट्रिक्स है, देखो सिंगलटन मतलब 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो उसके एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बस वही, वो एलिमेंट ही उसकी वैल्यू होगी, वहाँ पे फिर बॉक्स मत लिखना, ये हो गई उसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि ये मैंने आंसर फाइंड करके लिख लिया है ना। क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू स्मॉल a, दैट इज व्हाट द आंसर, ओके। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मेरे ख्याल से आगे बहुत सारे चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया था, और 11th में भी हमने डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया था कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है। वही प्रोसीजर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, अगर 2/2 है तो जैसे ये A11 A22 आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस, बीच में माइनस रखना है, फिर ये दूसरा मतलब सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन विच इज A12 A21, ठीक है। और इसका सिंबल तो आपको पता चल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET ऑफ ए, और यू कैन सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे मॉड्यूलस के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर डेल्टा, ये भी एक सिंबल है, आप लगा सकते हो उसकी जगह पे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बताया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 4, सो फाइनली आंसर क्या बन गया, 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 4 इक्वल टू 8, दैट्स ऑल। सेकंड क्वेश्चन, अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले x इंटू एक्स माइनस दूसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकेंडरी डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 1 x प्लस 1, सो फाइनली आंसर क्या बनेगा भाई, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा भाई, x माइनस 1 x प्लस 1 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी तक ब्रैकेट मैंने नहीं ओपन किया है, देख लेना, है ना, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट में अगर ओपन करता हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसल, देन आंसर इज 1, ठीक है। देन अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 इंटू -5 विच इज -2 प्लस 20 विच इज 18, okay. I'm going with little bit of fast speed so that you can find this is actually easy, और मैं अगर इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा तो आप लोग को ही बोरिंग लगेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ x प्लस 1 x माइनस 1, सो फाइनली ये मेरे ख्याल से आपको सभी को याद होगा, ये फॉर्मूला है किसका, याद करो,
एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला है अगर याद हो तो, ठीक है चलो, और ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं दोनों में, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा है ना, क्योंकि एक्स क्यूब एंड एक्स को डेफिनेटली कैंसिल नहीं होते। सो फाइनली आंसर क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर सेम है तो ये दोनों डिटरमिनेंट, तो बस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो क्या हो गया 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 4 टू जा 8, बस ये 3 सामने सामने कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, सो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2। ओके देन नेक्स्ट अगेन बस ऐसे ही सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, ठीक है चलो अब ये 2x स्क्वायर इस तरफ रहने देते हैं, बाकी सब कुछ इस तरफ लेके आते हैं, तो 24 प्लस 2 26 माइनस 20 दैट इज 6। ओके 24 plus 2 26 minus 20 is 36 and x square equal to 3, then x equal to plus or minus √3. This is your answer. Finally again इसमें भी cross multiplication 5 2 जा 10 minus 4 3 जा 12 equal to 5x minus 3 2 जा 6x. Okay, so this is what minus x equal to minus 2 then x equal to 2. ये हो गया आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन 2x2 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक साथ में ले लिए हैं। तो अब मैं एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट है, ये एक्सरसाइज थर्ड का, ऐसा क्वेश्चन वैसे इस तरह से मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के हो वो सभी क्वेश्चन ये सब थियरी के साथ ही ले लूँगा, तो आपकी थियरी और उसी की क्वेश्चन एक साथ में रहे और प्रैक्टिस भी बराबर से हो सके। जैसे 2x2 की परफेक्टली प्रैक्टिस हो गई, अब 2x2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जितने हो सके उतने ज़्यादा खुद से क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख लेना, आंसर फिर खुद से ट्राई करना अभी से। जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू द 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 18 टू जा भी 36 होगा, 6x 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 देन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 6। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगेन मैंने बस ये नहीं, यहाँ पे तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, वैसे तो मॉड्यूलस जैसी कोई चीज़ नहीं है इसलिए। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6, हाँ यहाँ पे अगर वो लोग ऐसे कुछ कंडीशन दे देते हैं तो फिर लिखना होता है। अगर x पॉजिटिव दे दिया है तो फिर आंसर पॉजिटिव x ही आएगा, तो फिर ये आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे x लेस देन 0 ले लिए है तो फिर भी ऐसा ही कुछ, हम लेस देन 0 तो -6 आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं भी वो लोग ऐसे आंसर के फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, कितने तरह के ऑर्डर होंगे, तो टोटल 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, 4 क्रॉस 4 का होगा, 5 क्रॉस 5 का होगा। सभी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी के डेफिनेटली डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, है ना। 1 क्रॉस 1 का हमने देख लिया, सिर्फ जो वैल्यू थी वही हमारा डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू थी वही डिटर्मिनेंट था। 2 क्रॉस 2 के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब 3 क्रॉस 3 के लिए भी आपको प्रोसीजर तो पता ही है, बट फिर भी मैं एक बार आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के लिए एक बार फिर भी प्रोसीजर क्या है। जैसे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मोस्टली वी फॉलो फर्स्ट रो। मोस्टली, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही फर्स्ट रो पसंद करो, बट मोस्टली हम फर्स्ट रो पसंद करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे दूसरी कोई रो या दूसरी कोई कॉलम से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल में जो है ना वो मैं दूसरी कोई रो से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और उसमें क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊँगा, और कब करना है वो भी मैं बताऊँगा, कब ऐसा करना है दूसरी कोई रो से सोचना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो से कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता है। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है वो ले लो, पहले फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फिर उसको ऐसे ढक दो,
उसको ढक दो, मतलब ये जो है उसको रिमूव कर दो रो एंड कॉलम को, और जो बचा यहाँ पे उसी को हम ले लेते हैं एज अ डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33। ठीक है, वैसे ये तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हर बार हम लिखेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट करेंगे ऐसे, जैसे दिस इज इक्वल टू A11 पहले लिख लिया ये वाला, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर लिया कि चलो ये तो हो गया A22 A33 माइनस तो कि भाई A32 A23 ये हो गया। फिर ये होने के बाद वापस ये वाला एलिमेंट सेकंड रो का, तो उसी की रो और उसी की कॉलम निकाल दो पहले, और इसको कैसे हम लेंगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव A12, तो इसको अगर ढक दिया तो ये वाले जो एलिमेंट बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, देखो पहले ये A21 A33 है ना, पहले वाला ये वाला क्रॉस पहले ले लिया, फिर माइनस ये वाला क्रॉस A31 A23 हो गया। फिर लास्ट में फिर ये वाला एलिमेंट मैंने बताया ना, पहली रो है तो पहली रो में पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, देन तीसरा एलिमेंट, अगेन इसी रो को और कॉलम को निकाल दो, जो बचा है वही एलिमेंट, वही उसी का हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। तो क्या है, पहले तो A13 इसको प्लस लेंगे, ठीक है, इसको प्लस लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर A21 A32 माइनस A31 A22, बस हो गया। यही करना है और कुछ नहीं है ना, बस। तो हर बार ऐसा करते करते हम आंसर बनाते जाएंगे, बराबर। अब ये जो प्लस माइनस प्लस कहां से है उसकी यहाँ पे मेथड दिखाई है, ये प्लस बन जाता है, बराबर, पहले एलिमेंट में ये माइनस बन जाता है और ये प्लस बन जाता है। किससे बना ये, तो फिर ये बना है -1 / i+j से, ठीक है, इससे। अब ये i एंड j क्या है, तो i एंड j है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की रो एंड कॉलम का नंबर। जैसे ये A11 है तो उसका i क्या होगा, नंबर ऑफ रो, तो फर्स्ट रो का है, j क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, देखो आप देख सकते हो। फिर ये A12 उसके लिए i क्या होगा 1, तो i = 1, पहला एलिमेंट 1 ले लिया। एंड j क्या होगा 2, जैसे देख सकते हो सेकंड कॉलम है, तो ये A12 जो है वो सेकंड कॉलम का है, इसलिए j = 2। फिर ये A13 देख सकते हो, उसमें -1 i+j में क्या हुआ, A13 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, इसलिए i = 1, आप देख सकते हो। कौन सी कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, इसलिए j = 3, आप देख सकते हो। तो उसी से हम माइनस प्लस साइन एक्चुअल में देखते हैं। बट अल्दो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी प्रोसीजर ऐसे फॉलो, मतलब समझ लो, ऐसे फर्स्ट रो का तुमने याद रख लिया प्लस माइनस प्लस, फिर सेकंड रो के लिए भी ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, माइनस प्लस मतलब ये -1 i+j। तो कॉमनली वो याद रख लो, हर बार -1 i+j सोच के, जैसे फर्स्ट रो में तो याद रख लिया, वैसे सेकंड रो में भी उसको याद रख लो। सेकंड रो में ऐसे बनाते नहीं जाना है, जैसे ये सेकंड रो है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो फिर -1/2 + 1, यहाँ पे -1/2 + 2, यहाँ पे -1/2 + 3, आगे मल्टीपल में होगा, प्लस माइनस प्लस की साइन इसके ऊपर डिपेंड होगी। फिर थर्ड रो के लिए अलग से ऐसी बनाने की ज़रूरत है नहीं, सबके लिए अगर याद रख लेना है तो मैं बोल देता हूँ। जैसे अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये पहली रो में प्लस माइनस प्लस ऐसा बन जाता है, दूसरी रो में माइनस प्लस माइनस ऐसे बनता है। अगर दूसरी रो से कोई अगर बंदा अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहता है तो पहले A21 के साथ माइनस रखेगा, फिर A22 के साथ प्लस रखेगा एंड A23 के साथ माइनस रखेगा। बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। A21 के लिए माइनस फर्स्ट एलिमेंट, A22 के लिए प्लस रखना है और A23 के लिए माइनस रखना है। अगर ये लास्ट एलिमेंट कोई सोच रहा है, लास्ट रो को, तो उसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस। तो ये आपने पैटर्न सोची, देखो कैसी सिंपल सी पैटर्न है। अगर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब एक तरह की पैटर्न ऐसी है जिसमें कहीं पे भी सेम नंबर, मतलब सेम साइन बाजू बाजू में नहीं है। देखो प्लस के बाजू में हमेशा ही साइन माइनस है, माइनस के बाजू में हमेशा ही प्लस है। तो अगर वो समझ लो 4x4 का भी डिटर्मिनेंट हो गया तो उसमें भी ये सब साइन कैसे सोचे, तो उसमें भी साइन बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस। अगर 4x4 का है तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर 4x4 का डिटर्मिनेंट है, मुझे सेकंड रो से सॉल्व करना है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, माइनस प्लस के फॉर्म।
फिर आगे की प्रोसीजर तो मैं बताऊंगा, बट एटलीस्ट साइन तो आपको पता चल गई कि 4 क्रॉस 4 में हुआ तो कैसे साइन लेनी है, और 5 क्रॉस 5 में हुआ तो भी कैसे साइन लेनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड लास्ट में फिफ्थ रो होगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से आप साइन सोच सकते हो सभी के लिए, 4 क्रॉस 4 हो या 4 क्रॉस 4 हो या फिर 5 क्रॉस 5। साइन के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स देखते हैं क्या नोट्स में लिखा है। एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव सेम वैल्यू। मतलब अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपांसन करते हो, जैसे ये मैंने एक्सपांसन किया फर्स्ट रो से, तो जो आंसर मिल रहा है, समझ लो इसका आंसर 5 मिल रहा है, तो अगर सेकंड रो से भी एक्सपांसन कर रहे हो तो भी आंसर आपको 5 ही मिलेगा। थर्ड रो से अगर एक्सपांसन करोगे तो भी आपको आंसर 5 ही मिलेगा। there is not at all any kind of change happens because of रो और कॉलम। ओके, अगर समझ लो मैंने फर्स्ट कॉलम से लेना है तो प्लस माइनस प्लस से मैं लूंगा, और सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट लिए उसके सिवा बाकी सब एलिमेंट को बना के मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखते जाऊंगा। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम भी ले रहा हूँ तो भी सिमिलर चीज़ें, आंसर सिमिलर ही आएगा, जो भी रो से आएगा वही कॉलम से आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मतलब एक्सपांडिंग अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव सिमिलर वैल्यू। एंड ये खास देखनी है नोट, फॉर इजियर कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है तो कभी कभी क्या करेंगे हम, वी विल एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिस रो या फिर कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, उसी रो से या फिर उसी कॉलम से हम पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। जैसे समझ लो कि मेरे पास ये दोनों एलिमेंट जीरो हो, तो ये इसमें क्या हुआ कि सेकंड कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ गए, तो मैं सेकंड कॉलम से एक्सपांसन करूंगा। या फिर ऐसा समझ लो कि ये दो एलिमेंट जीरो आ गए, ठीक है, तो थर्ड रो उसमें सबसे ज़्यादा जीरो है, तो मैं थर्ड रो से करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ लो यहाँ पे और यहाँ पे ये जीरो है दोनों, तो फर्स्ट रो में ही सबसे ज़्यादा जीरो है, तो फर्स्ट रो से ही करूंगा। ओके, तो बस यही नोट दिखा रहा है सेकंड नोट कि फॉर इजियर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सबसे ज़्यादा जीरो हो वो वाली रो या कॉलम को नोट करो, सोचो, और उसके बाद एक्सपांसन करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन ही वही रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पहली जो कॉलम, थर्ड कॉलम जो है वही मैक्सिमम जीरो वाली कॉलम है, देखो, ठीक है ना। तो अगर मैं थर्ड कॉलम से इसका एक्सपांसन करूं तो उसमें पहला एलिमेंट 4, ठीक है, पहला एलिमेंट 4 मैं थर्ड कॉलम से एक्सपांसन कर रहा हूं, थर्ड कॉलम से। ओके, उसमें मैंने पहला एलिमेंट ले लिया 4 इंटू क्या करना है, उसी रो एंड कॉलम को निकाल के जो बचे कुचे है उसके डिटरमिनेंट को सोल्व कर देना है। तो क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 -4 3 जा 12, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट 0, तो फिर अगर ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा। थर्ड एलिमेंट भी 0, इसलिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा। तो इसीलिए ये दोनों स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मैंने 4 को एक्सपांड करके 4 का आंसर बना के मैंने थर्ड रो सोची है, तो फिर आंसर बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया भाई, -1 -12 -13 4 जा -52। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि चलो सर मुझे तो फर्स्ट रो से ही करना है, मैंने बताया ना कोई भी रो या कोई भी कॉलम से करो आंसर विल बी रिमेन सेम। तो अगर किसी बंदे ने सोचा कि मुझे तो फर्स्ट रो से ही पता चल रहा है, उसी से करना है, तो कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 -0 दिख रहा है ना, ये 3 इंटू 0, जैसे आप देख सकते हो, ये 3 इंटू 0 माइनस ये 1 इंटू 0, दैट इज़ व्हाट 0 -0, ठीक है। फिर ये सेकंड -2 इंटू, ओके, अगेन अगर -2 ले रहा हूँ तो फिर ये वाली कॉलम और रो को निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगेन आप देख सकते हो 0 -0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं 4 को सोचता हूँ तो +4 इंटू, अगेन उसी रो और कॉलम को निकालूंगा, तो आप देख सकते हो -1 -12। सो फाइनली आपको दिख रहा है ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 -0 +4 इंटू -13, दैट इज -52। तो आप कोई भी रो से करो या फिर कोई भी कॉलम से करो, डेफिनेटली यू विल फाइंड सिमिलर आंसर। ओके,
बट कुछ किससे करना इजी पड़ेगा, जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हो वही कॉलम या रो को पसंद करो, उसी से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, चलो फास्ट स्पीड से जाते हैं थोड़े। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो से ही हम कोशिश करेंगे, अगर हमको सबसे ज़्यादा जीरो किसी में दिखाई नहीं दिए तो हम फर्स्ट रो को ही पसंद करेंगे। जैसे इसमें दो दो या ये दो जीरो किसी रो में या किसी कॉलम में नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलो सोचो फर्स्ट रो ही। ओके फिर इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो से। चलो फर्स्ट रो से सॉल्व करना है, तो ये जीरो तो ठीक है, चलो जीरो के साथ तो कुछ भी लिखेंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा है ना, इसको तो मुझे नेगेटिव देना ही है, पक्का है। चलो इसको नेगेटिव दे के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों एलिमेंट का। ठीक है, तो क्या हुआ फिर आंसर, माइनस साइन अल्फा इंटू जीरो दैट इज जीरो, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। अब मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा आपको। फिर ये लास्ट का तो एज इट इज़ जो भी है उसको एज इट इज़ लिख लो, मतलब माइनस कोल्फा है, माइनस कोस अल्फा है तो माइनस कोस अल्फा को एज इट इज़ लिख लो। अब उसी रो और कॉलम को सोचो निकाल दिया है तो क्या बचेगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे ये नेगेटिव साइन अल्फा नेगेटिव साइन बीटा था, उसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्टली साइन अल्फा साइन बीटा लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जीरो। ओके, तो फाइनली ये तो ज़ीरो है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, और इसमें भी वही है साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। आप नोट कर सकते हो दोनों में सिमिलर जैसे ही आंसर है, तो दोनों कैंसिल, आंसर इज जीरो, सिंपल। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते वो लोग, है ना, बहुत बार इस तरह के 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए हैं, फिर वो गुचकेट हो या फिर आपकी एमसीक्यू की सिस्टम, मतलब जेडब्ल्यू के एग्जाम में तो नहीं आएगा ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, बट हाँ सीबीएसई में 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो आगे के 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ सकता है, या फिर अगर गुजरात बोर्ड है उसमें आगे 50 एमसीक्यू है उसमें भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन फर्स्ट रो से सॉल्व करना ईजी रहेगा क्या, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट आप देख सकते हो सेकंड रो में सबसे ज़्यादा जीरो है, देखो, तो वही पसंद करो, बस ये वाला नंबर ले लो -1। कौन सी साइन ले, तो मैंने बताया ना, इसके लिए प्लस माइनस साइन, ठीक है, इसके लिए प्लस साइन, और इसके लिए वापस कौन सी साइन आएगी, माइनस। आपको याद है ना साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो है ना, ये अपनी ये वाली जो लाइन सेकंड रो, उसमें ये हमेशा ही नेगेटिव साइन आएगा, तो बस वो नेगेटिव साइन लेके ही मैंने सॉल्व किया। सो दैट इज वाई इक्वल माइनस ऑफ -1 इनटू, बस उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ढक के, इसको रिमूव कर दिया तो क्या बचा, जो बचा उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -5 विच इज -15 माइनस ऑफ 3 इंटू -1। ठीक है, सो फाइनली ये तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और बाहर अंदर -115 प्लस 3 विच इज -8 -12। दिस इज योर आंसर। ओके, देन चलो इसको भी फटाफट से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे आपको खुद से ही करना है अभी तो बाकी सब क्वेश्चन, बट मैं फिर भी एक बार सॉल्यूशन खुद से दे देता हूँ जल्दी से जल्दी। अब आप खुद से ट्राई करना सबकी क्वेश्चन को। ये हो गया 6 और ये हो गया -6, देन आंसर इज 0। ठीक है, ऐसे स्पीड में क्वेश्चन थोड़े होने चाहिए ताकि आपकी भी स्पीड आ जाए। फर्स्ट रो से करना है उससे अच्छा है सेकंड रो से करो, क्योंकि उसमें एक 0 तो है एटलीस्ट। तो सेकंड रो से किया, चलो तो उसमें पहले इससे स्टार्ट करो, कौन सी साइन आएगी, प्लस या माइनस, तो फिर कैसी आती है पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाले में माइनस साइन और इसमें प्लस, ये इसमें प्लस एंड माइनस साइन है, तो +2 इंटू अगेन वही रो एंड कॉलम को निकाल के जो सोचो हो, 0 2 इंटू 0 0 -2 इंटू 3, फिर ये जो है उसमें नेगेटिव साइन इंटू -1, और ये अगर मैं रो एंड कॉलम को ढकूंगा तो क्या बनेगा, -10 प्लस 3। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया 3 to the 6 to the 12, और ये +1 इंटू -7,
सो द फाइनल आंसर 12 माइनस 7 इज 5। ठीक है, देन हाँ, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको बस डिटर्मिनेंट में लिख लेना है, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, है ना, मैट्रिक्स में से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो बना लो, 1 इंटू माइनस 9 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 15 माइनस 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 5। आप ये नोटिस करना, मैं फटाफट से कैलकुलेशन में यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हो ये -9 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें पहले नेगेटिव करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं -12, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12, और जैसे यहाँ पे भी प्लस क्यों लगाया, तो आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये जो है 5 इंटू -3 वो होता है -15, और बीच में भी नेगेटिव साइन आता है ना, ऐसा बनता है ना, ये वाला स्टेप कैसे बनता है, माइनस ऑफ -15 ऐसा बनता है ना, तो डायरेक्टली पॉजिटिव 15 लिख लेता हूँ मैं, और इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर 3, फिर ये वापस +3 और ये हो गया 8 माइनस 5 दैट इज 3 टू द -6, आंसर इज +0। ठीक है, चलो और एक नोट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के रेस टू एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेरे ख्याल से ये सभी को पता है, मैंने मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर ही ये नोट दे दी थी आपको, याद हो तो मैंने बोला था कि अगर 2a है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो 2 रेस टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये 2 कोई कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो वो पावर n के साथ निकलेगा। ठीक है, वेर n इज व्हाट, n इज ऑलवेज ऑर्डर। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर बार क्वेश्चन इसके आते हैं ऑलमोस्ट, सीबीएसई में, गुजरात बोर्ड में, सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आता है, बट आता है। ठीक है, ये नोट है ना किसी एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे नहीं दी है, बट आप एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो, कभी भी काम आ जाए इसके लिए, कि अगर लीडिंग एलिमेंट के, ये समझ लो लीडिंग एलिमेंट है ABC, उसके ऊपर नीचे दोनों जगह 0 हो, या फिर नीचे 0 हो या फिर ऊपर 0 हो, तो याद हो तो ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे ही हो गया, देखो तो ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो गया, लीडिंग एलिमेंट के ऊपर 0 या फिर नीचे 0, वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये तो सिंपल सा अपना डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, you will always find the value of determinant is multiplication of all the leading element, leading diagonal। जैसे इसमें भी ABC मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी ABC और इसमें भी ABC, आप देख सकते हो तीनों का आंसर ABC आएगा। अगर डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे या फिर दोनों साइड 0 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आप ये एक्सपांशन वाले रूल्स अप्लाई नहीं करने जाओगे तो भी फटाफट से अगर बनाना है तो बन जाएगा। ठीक है, इसमें फायदा कहाँ पे होता है पता है, जब डिटर्मिनेंट बड़ा हो, जैसे समझ लो ये वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो इसमें डायगोनल जो एलिमेंट है उसके ऊपर एंड नीचे दोनों जगह 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, बस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, विच इज योर आंसर। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 6 जा 32 जा 60, तो -60 इज योर आंसर। ठीक है ना। अगर बाय चांस समझ लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, कहीं पे ऊपर वाले सभी एलिमेंट जो है वो दे दिए, समझ लो यहाँ पे दे दिया है 7, ये पाई दे दिया, ये 0 दे दिया, कोई बात नहीं, ये E2 3.1 -पाई -7 -√2 और ये 10,000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, ऐसा भी करके दे दिया, कुछ भी मतलब कोई भी किसी भी तरह के नंबर दे दिए हो, तो मैंने क्या सोचा कि डायगोनल के नीचे 0 है, ऊपर कोई भी एलिमेंट हो, नीचे 0 है या फिर ऊपर 0 है या फिर दोनों साइड 0 है, तो भी हमको आंसर डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है, वही आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये सभी एलिमेंट नीचे भी हो तो उसमें भी बहुत सारे 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डायगोनल में 0 नहीं होने चाहिए, वरना डायगोनल में अगर एक आध 0 भी आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में 0 मल्टीप्लाई होके वो आंसर 0 बना देगा, है ना। ठीक है, चलो ये तो इजी है। और उसी में सेकंड नोट है, अगर एलिमेंट सेकेंडरी डायगोनल के नीचे या फिर सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर या फिर दोनों साइड, ठीक है, इसमें सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर नीचे दोनों साइड 0 है,
इसमें सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर 0 है और इसमें सेकेंडरी डायगोनल के नीचे 0 है। मैंने ये तीनों तीन अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट दिखाए हैं। उसका रीज़न इसलिए है, ये है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। फिर से पढ़ो, एक देख लो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है। इफ एलिमेंट ऑल द एलिमेंट बिलो सेकेंडरी डायगोनल और अबोव सेकेंडरी डायगोनल और एक्सेप्ट सेकेंडरी डायगोनल के सिवा बाकी सभी एलिमेंट अगर 0 हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये सब डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। ये किसका, कितने ऑर्डर का है? 3/3 का है, 4/4 का है, 5/5 का है। तो क्या है देखो, अगर 3/3 का था तो मैंने सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया लेकिन आगे नेगेटिव रखा। अगर 4/4 का है तो अगेन मल्टीप्लीकेशन किया डायगोनल का ABCD बट आगे पॉजिटिव रखा। अगेन 5/5 का है तो मल्टीप्लीकेशन तो किया ABCDE बट आगे नेगेटिव रखा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि अगर ऑर्डर ओड हो, 3/3, 5/5, 7/7, 9/9, अगर ऑर्डर ओड है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखना, आगे नेगेटिव फिर मल्टीप्लाई करना। अगर ऑर्डर इवन है तो उसका आंसर डायरेक्टली, जैसे ये वाला है ऑर्डर इवन है तो डायरेक्टली जो भी मल्टीप्लीकेशन हो जाए डायगोनल के एलिमेंट का सेकेंडरी वाले, वही बैठा, मतलब वही कॉपी टू कॉपी लिख लेना, आगे कोई माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल नेगेटिव के साथ अगर ऑर्डर ऑड है, और अगर ऑर्डर इवन है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट ओनली। ठीक है, समझ लो। एक आध क्वेश्चन में छोटा सा देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो, समझ लो कितने ऑर्डर का है भाई ये, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। अगर रो भी कॉलम भी काउंट करने जाओगे तो वो भी 6 ही आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज ये 6 क्रॉस 6 का है, मतलब इवन ऑर्डर है। चलो इवन ऑर्डर पता चल गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें उसके ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर ऑर्डर इवन है तो बस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई करना नहीं है बस। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा भाई? तो 1 इंटू -2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू -1 इंटू 2। तो ये हो गया अपना आंसर। कितना हो गया? 2 3 = 6, 2 = 12, -1 प्लस 12 पाई, ये हो गया आंसर। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर ये तो आपने शॉर्टकट वाले सब फॉर्मेट दिखाया है कि भाई 6/6 या 5/5 या फिर 4/4 हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट से, नोट के यूज़ कर कोई। बट अगर एक्चुअल में 6/6 का आंसर क्वेश्चन दे दिया, समझ लो यहाँ पे कहीं पे 4 या 5 ऐसा कुछ दे दिया हो, ये सभी एलिमेंट दे दिए हो, तो मतलब ये कंडीशन कोई ऊपर वाले 0 या फिर नीचे वाले 0 की हो ही नहीं, तो फिर इसको कैसे सोल्व किया जाए? तो ऐसा एक सेंटेंस मेरा सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और अगर आ रहे हैं तो सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर वो लोग मार्क्स दे देंगे, क्योंकि उसको सोल्व करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे भाई, है ना। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन दे दिए 6/6 के और 5/5 के ऑर्डर के काम क्वेश्चन दे दिए, तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा ऐसे क्वेश्चन में लग जाता है, या एंड मैक्सिमम एरर आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें ना पहले ये वही जो पैटर्न तो वही है, बस पहले ये एलिमेंट लिया, फिर इसकी रो को और कॉलम को निकाल के जो बचा वो लिख दिया यहाँ पे, फिर ये वाला एलिमेंट लिया माइनस करके, फिर इसकी रो और कॉलम को निकाल के जो बचा उसको यहाँ पे लिख दिया। ऐसे करते सभी एलिमेंट के लिए लिख लिया बराबर। फिर ये जो यहाँ पे जो बचा, ये जो डिटरमिनेंट बचा वो भी अगेन 5x5 का हो, उसको भी अगेन सॉल्व करना है। उसको अगेन 4x4 में, जैसे ये 6x6 के एक्सपांसन से 5x5 के बहुत सारे एलिमेंट बने, बहुत सारे डिटरमिनेंट बने, वैसे ही अगेन 5x5 का एक्सपांसन करके 4x वाले बहुत सारे डिटरमिनेंट बनेंगे, फिर उसके एक्सपांसन करके बहुत सारे 3x3 वाले डिटरमिनेंट बनेंगे। वैन 3x3 के डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, देन 2x2 वाले जैसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उसमें कन्वर्ट करके आंसर बनाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी 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 लेंथी। वो तो आपके अंदाज से बाहर है भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है क्वेश्चन, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है भाई। तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन में इस तरह की कोई नोट बन रही है, इस तरह की कोई हिंट बन रही है, तभी वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाओ। अगर 5/5 या फिर 4/4 या 6/6 या फिर 10/10 का भी हो जाए डिटरमिनेंट, तो उस क्वेश्चन में वो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हिंट होगी जिससे हम शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, जो मैंने अभी बताई उस तरह की शॉर्टकट। ओके, चलो तो फिर ये एक दो क्वेश्चन बचे हैं फाइनली एक्सरसाइज के, जिसमें हम ये वाली नोट को प्रूव कर रहे हैं, ये वाली नोट को, ये पहली वाली नोट को। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है, तो अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो 4a होगा ना, तो वही है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 2 रेज टू, ये 2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बाहर निकलेगा तो पावर n के साथ निकलेगा, और यहाँ पे n क्या है तो 2, जैसे ऑर्डर 2 है इसलिए, तो 2 रेज टू 2a इक्वल टू 4a। बट हमको तो ऐसा शो करना है, मतलब प्रूव करना है, ये फॉर्मूला यूज करके नहीं, हमको तो LHS एंड RHS दोनों बना के प्रूव करना है। तो चलो पहले मैंने LHS के एलिमेंट बना दिए, क्या है 2a, तो मैंने 2a पहले क्रिएट कर लिया। 2a होगा क्या, तो 2 इंटू मैट्रिक्स, वो क्या है 1 2 4 2, एंड देन इसको 2 को अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने पे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 4 4 2 8 एंड 2 2 4, ये हो गया। अब मुझे अगर LHS फाइंड करना है तो LHS में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये जो 2a है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 4 8 4। समझ में आ रहा है भाई बच्चों, ये 2a मैट्रिक्स मैंने फाइंड कर लिया 2a, फिर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये वाले जो मैट्रिक्स है 2a मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने बताया ना, बॉक्स को बस लाइन में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया डिटर्मिनेंट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 माइनस 8 4 32, आंसर इज -24। ये हो गया अपना LHS। अब RHS के लिए तो डिटर्मिनेंट a चाहिए, तो बस RHS में डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ। चलो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो a में से, सो 2 माइनस 4 2 8, द आंसर इज 4 इंटू -6 विच इज -24। हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस दिस वन इज प्रूव। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो। पहले मैंने बताया उसी के हिसाब से, जैसे ये वाला भी अगेन कैसे बना वो बता देता हूँ एक बार वापस। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, आपको पता है 3 बाहर निकलेगा तो पावर n के साथ निकलेगा, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू 3 है, तो n की जगह मैंने 3 रख दिया, तो क्या हो गया देखो ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट a, तो हो गया ना प्रूव, दिस वन इक्वल टू प्रूव दिस वन। बट ये तो हमने फॉर्मूला को यूज करके प्रूव किया, हमको ये यहाँ पे प्रूव करना है किससे, LHS एंड RHS का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट किया 3a, क्योंकि 3a मुझे यूज करना है LHS में। सो 3a क्या होगा, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो क्या है सॉरी मैट्रिक्स ऑफ a 1 0 1, फिर ये 0 1 2 एंड 0 0 4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर लो सभी में, 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। अब मैं LHS फाइंड करने जाऊंगा। LHS क्या होगा इसका भी, तो ये 3a जो मैट्रिक्स बना 3a मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है ना, उसका डिटर्मिनेंट, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, डायरेक्टली बनाता हूँ अभी मैं, वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म लिखने की जरूरत बार बार तो नहीं है। 36 12 3 -0, और फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो। तो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से समझा, चलो मैंने अगर फर्स्ट कॉलम से किया तो मेरा आंसर यहाँ पे बन गया। सोचो कि ये फर्स्ट कॉलम से किया तो मैंने 3 को लेके कर लिया, बाकी सब तो 0 है, तो आंसर इज व्हाट 36 इंटू 3 विच इज़ 108। ठीक है, अब ये RHS कैसे बनेगा भाई, तो RHS इक्वल टू क्या है भाई 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, तो 27 RHS 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट a क्या होगा, तो अगेन फर्स्ट कॉलम से मैं अगर करने जाऊंगा तो फर्स्ट कॉलम से मैं करता हूं तो क्या बनेगा 1 इंटू, और या फिर डायरेक्टली सोचो ना, मैंने जो बता दी मेथड वही, कौन सी अभी जो यूज़ हुआ ही है तो फिर इसको यूज़ कर ही लेने। कौन सा, आप देख सकते हो ये डायगोनल के नीचे सभी 0 है। देखो मैंने बताया ना, अगर डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे, ये वाले, हाँ ये वाली आगे वाली पॉसिबिलिटी, हाँ ये वाली पॉसिबिलिटी, डायगोनल के नीचे या फिर डायगोनल के ऊपर या फिर दोनों साइड अगर 0 0 है तो आंसर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट डायगोनल एलिमेंट प्राइमरी डायगोनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला डायगोनल है उसके नीचे वाला है बस, ठीक है, उसके नीचे वाला एलिमेंट सभी 0 है, तो आंसर इज व्हाट 1 इंटू 1 इंटू 4, सो आंसर इज
1 इंटू 1 इंटू 4, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटू 27 तो है ही, सो 27 इंटू 4 अगेन यू कैन सी 108। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैंने ये वाली चीज़ ना सोची होती तो, जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे भी देखता तो क्या होता, आप देख सकते हो ये वाला जो डायगोनल है उसके नीचे सभी ज़ीरो है ना। तो एक मिनट, तो ये जो डायगोनल है उसके नीचे सभी ज़ीरो है, तो क्या हो गया, अगर ये सभी ज़ीरो है तो ये सभी ज़ीरो है तो आंसर इज़ व्हाट, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज़ व्हाट 3 इंटू 3 इंटू 12। देन आंसर अगर बनाने जाओगे तो 12 3 जा 36, 3 जा 108। सो अगर डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे दोनों साइड जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तुरंत फाइंड कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ एक्सपांसन ऑफ एनी रो या कॉलम। ठीक है, सो ये हो गया बहुत ही सिंपल सा हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के सभी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स मैंने कवर कर लिए हैं। ये एक मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ चलो पहले से ही। और ये वाला क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में करवा दिया था, ये टफ था फिर भी मैंने करवा दिया था वहाँ पे। ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी ना, वो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इसी का यूज़ करके मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर में लास्ट में जेडबलई में दिखा दिया था, ये वाला जो टफ था। बट फिर भी उसके यूज़ से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर गुजरात बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड की कोई एग्जाम है तो उसमें इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर करना है तो अगर मुझे डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ए दे दिया हो, तो मुझे सबसे पहला स्टेप है, मुझे डिटरमिनेंट ए फाइंड करना हो तो दोनों साइड डिटरमिनेंट दे दो। ठीक है, दे दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है, मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई थी मैट्रिक्स में भी इसकी डिटरमिनेंट की, ऐसे लिख सकते हैं हम, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेस टू एन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन का डिटरमिनेंट, ऐसा। ठीक है ना, ए रेस टू एन का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेस टू एन। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2 लिख लिया, और ये 3 को मैंने बाहर निकाला तो 3 रेस टू एन, पावर एन के साथ निकलता है। और यहाँ पे पावर एन क्या होगा तो मैंने लिखा नहीं है, एन इज इक्वल टू 3, ऐसे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का दिया था इसलिए। तो ये एन इक्वल टू 3 लेने पे ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट ए, एंड एक डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27। हाँ, मैंने बताया था याद हो तो कि जब मैं कैंसिल करता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी, वो कैंसिल करने वाली पॉसिबिलिटी 0 भी आ जाती है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 भी हो सकता है या फिर 27। अब ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 27 एक ही दिया है, 0 नहीं दिया है, तो आंसर इज 27। ठीक है, और इसको आप मैट्रिक्स चैप्टर में इसको वापस इसलिए दिया कि आप वापस याद करो इस प्रॉपर्टी को, और एक आध क्वेश्चन इसके भी सॉल्व करो। अगर नहीं याद आ रहा है, आपकी बुक में देखो, मैट्रिक्स चैप्टर की बुक में लास्ट का जो वीडियो था मेरे ख्याल से जेडबलई के लास्ट के जो वीडियो थे जेडबलई में 13th या 14th या कुछ मैंने याद नहीं है, उस वीडियो में मैंने ये सब क्वेश्चन करवाए थे, जेडबलई के क्वेश्चन, जेडबलई की थियरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, या आपकी बुक में तो होगा ही मेरे ख्याल से, या फिर अगर वीडियो में जाके रिवाइज करो। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा वापस एक बार। ठीक है, तो इसके साथ तो मेरे एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन हो गए और थियरी भी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 के थियरी एंड एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।